हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है उसके हिस्से की जूठन। इस विषय पर अब उसने सोचना बंद कर दिया है। सोच सोच कर बहुत दिमाग खराब कर लिया, पर आज तक कोई हल नहीं निकाल पाई। उसने लाख कोशिश की कि मुट्ठी से कुछ भी ना फिसलने दे, पर कहाँ रोक पाई। जितना रोकने की कोशिश करती, सब कुछ उतनी तेजी से फिसलता जाता। असहाय हो देखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, और इसीलिए उसने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया है। दुख उसे अब उतना आहत नहीं करता। आंसू नहीं निकलते, आंखें सूख गई हैं। पिछले 1.5 साल में जाने कितने वादे उसने खुद से किए, निखिल से किए। खूब फड़फड़ाई, पैसा था हाथ में, खूब उड़ाती रही। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक, एक शहर से दूसरे शहर तक भागती ही रही, इस उम्मीद में कि निखिल को बूटी मिल जाएगी और वो पहले की तरह ठीक होकर अपना काम संभाल लेगा। सब कुछ निखिल ने अपनी मेहनत से ही तो अर्जित किया है। यदि वही कुछ आज निखिल पर खर्च हो रहा है तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने बच्चों की तरफ देखना बंद कर दिया है। पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें, बस वो सब संभाल लेगी। रिश्तेदार निखिल को देखकर और सहानुभूति के चंद कतरे उसके हाथ में थमाकर जा चुके हैं। देखते देखते कुमुद टूट रही है। जिस बीमारी की कोई बूटी ही ना बनी हो, उसको खोज रही है। घंटों लैपटॉप पर, वेबसाइटों पर इलाज और डॉक्टर ढूंढती रही। जैसे ही कुछ मिलता, ईमेल कर देती या फोन पर संपर्क करती। कुछ आश्वासनों के झुंझुने थमा देते, कुछ गोलमोल उत्तर देते। आश्वासनों के झुंझुनों को सच समझकर वो उन तक दौड़ जाती। निखिल को आश्वस्त करने के बहाने शायद खुद को आश्वस्त करती। दवाइयाँ, इंजेक्शन, टेस्ट, सब कुछ नए सिरे से शुरू हो जाते। डॉक्टर हेपेटाइटिस ए और बी में दी जाने वाली दवाइयाँ और इंजेक्शन ही सी के लिए रिपीट करते। जब तक दवाइयाँ चलती, वायरस का बढ़ना रुक जाता, और जहाँ दवाइयाँ हटी, वायरस तेजी से बढ़ने लगता। दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते। कभी शरीर पानी भरने से फूल जाता, कभी उल्टियां लग जाती, कभी खूब तेज बुखार चढ़ता, शरीर में खुजली हो जाती, दिल की धड़कनें बढ़ जाती, सांस उखड़ने लगती, और कुमुद डॉक्टर तक दौड़ जाती। पिछले 1.5 साल से कुमुद तो जीना भूल गई, स्वयं को भूल गई। उसे याद है तो केवल निखिल और उसकी बीमारी। लाख रुपए महीना दवाइयों और टेस्टों पर खर्च कर जब साल भर बाद उसने खुद को टटोला, तो बैंक बैलेंस आधे से अधिक खाली हो चुका था। कुमुद ने तो लीवर ट्रांसप्लांट का भी मन बनाया, डॉक्टर से सलाह भी ली। खर्चे की सुनकर पांव तले जमीन निकल गई। इसके बाद भी मरीज के बचने के 20% चांसेस हैं। यदि बच गया तो बाद की दवाइयों का खर्चा, पहले तो लीवर की व्यवस्था करनी है। सिर थाम कर बैठ गई कुमुद। पापा से धड़कते दिल से जिक्र किया तो सुनकर वो भी सोच में पड़ गए। फिर समझाने लगे, बेटा, इतना खर्च करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया तो तू और बच्चे किस ठौर बैठेंगे। आज की नहीं, कल की भी सोच। पर पापा, निखिल ऐसे भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं, कितनी यातना सह रहे हैं, मैं क्या करूं। रो दी थी कुमुद। धैर्य रख बेटी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं सूझता, तो ईश्वर के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि तलाश जारी रखनी चाहिए। तू तानी के बारे में सोच, उसका एमबीए का प्रथम वर्ष है और मन्नू का इंटर। बेटी, इनके जीवन के सपने मत तोड़। मैंने यहाँ एक डॉक्टर से बात की है, ऐसे मरीज 8-10 साल भी खींच जाते हैं, तब तक बच्चे किसी लायक हो जाएंगे। सुनने और सोचने के अलावा कुमुद के पास कुछ भी नहीं बचा था। निखिल जहां जरा से संभलते कि शोरूम चले जाते हैं। नौकर और मैनेजर के सहारे कैसे काम चले। ना तानी को फुर्सत है और ना मन्नू को कि शोरूम की तरफ झांक आए। स्वयं कुमुद एक पैर पर नाच रही है। आय कम होती जा रही है। इलाज शुरू करने से पहले ही डॉक्टर ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि यदि आप 15-20 लाख खर्च करने की शक्ति रखते हैं, तभी इलाज शुरू करें। असहाय निखिल सब देख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि कुमुद की मुश्किलें आसान हो सकें, पर मुश्किलें आसान कहाँ हो पा रही हैं।
वो स्वयं जानते हैं कि लिवर कैंसर एक दिन साथ लेकर ही जाएगा। बस वो भी वक्त को धक्का दे रहे हैं। उन्हें भी चिंता है कि उनके बाद परिवार का क्या होगा। अकेले कुमुद क्या क्या संभालेगी। इस बार निखिल ने मन बना लिया है कि मनु बोर्ड की परीक्षाएं दे ले, फिर शोरूम संभाले। उसके इस निश्चय पर कुमुद अभी चुप है। वो निर्णय नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए। अभी पिछले दिनों निखिल को नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। खून की उल्टियां रुक ही नहीं रही थी। डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की और लीवर के सिस्ट बांधे। तब कहीं जाकर ब्लीडिंग रुक पाई। 50,000 पहले जमा कराने पड़े। कुमुद ने देखा अब तो पासबुक में महज इतने ही रुपए बचे हैं कि महीने भर का खर्च चल सके। अभी तो दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। निखिल को बिना बताए सराफा बाजार जाकर अपनी कुछ जेवर बेच आई। निखिल पूछते रहे कि तुम खर्च कैसे चला रही हो, पैसे कहाँ से आए, पर कुमुद ने कुछ नहीं बताया। जब तक चला सकती हूँ चलाने दो, मेरी हिम्मत मत तोड़ो निखिल। देख रहा हूं तुम्हें, अब सारे निर्णय आप लेने लगी हो। तुम्हें टेंस करके और बीमार नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे अलावा भी तो कुछ सोचो। नहीं, इस समय पहली सोच तुम हो निखिल। तुम आत्महत्या कर रही हो कुमुद। ऐसा ही सही निखिल। यदि मेरी आत्महत्या से तुम्हें जीवन मिलता है तो मुझे स्वीकार है, कहकर कुमुद ने आंखें पोंछ ली। निखिल ने चाहा कुमुद को खींचकर छाती से लगा ले, लेकिन आगे बढ़ते हाथ रुक गए। पिछले 1 साल से वो कुमुद को छूने को भी तरस गया है। डॉक्टर ने उसे मना किया है। उसके शरीर पर पिछले 1 सप्ताह से दवाई के रिएक्शन के कारण फुंसियां निकल आई हैं। वो चाह कर भी कुमुद को नहीं छू सकता। एक नादानी की इतनी बड़ी सजा बिना कुमुद को बताए निखिल भोग रहा है। क्या बताए कुमुद को कि उसने किन्हीं कमजोर पलों में प्रवीण के साथ होटल में एक रात किसी अन्य युवती के साथ गुजारी थी और वहीं से कुमुद के साथ विश्वासघात किया, उसके प्यार के भरोसे को तोड़ दिया। किस मुंह से बीते पलों की दास्तां कुमुद से कहे। कुमुद मर जाएगी, मर तो अब भी रही है, फिर शायद उसकी शक्ल भी ना देखे। डॉक्टर ने कुमुद को भी सख्त हिदायत दी है कि बिना दस्ताने पहने निखिल का कोई काम ना करे। उसके बलगम, थूक, पसीना या खून की बूंदें उसे या बच्चों को ना छुएं। बिस्तर, कपड़े सब अलग रखें। निखिल का टॉयलेट भी अलग है। कुमुद निखिल के कपड़े भी सबसे अलग धोती है। बिस्तर भी अलग है, यानी अपना सब कुछ। और इतना करीब निखिल आज अछूतों की तरह दूर है। जैसे कुमुद का मन तड़पता है, वैसे ही निखिल भी कुमुद की ओर देखकर आंखें भर लाता है। नियति ने उन्हें नदी के 2 किनारों की तरह अलग कर दिया है। दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। दोनों के बिस्तर अलग अलग हुए भी 1 साल हो गया। कुमुद, क्या किसी ने भी नहीं सोचा था कि हंसते खेलते घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। कुछ समय से निखिल के पैरों पर सूजन आ रही थी, आंखों में पीलापन नजर आ रहा था, तबीयत भी गिरी गिरी रहती थी। कुमुद की जिद पर निखिल डॉक्टर के यहाँ गया था। पीलिया का अंदेशा था। डॉक्टर ने टेस्ट क्या कराए कि भूचाल आ गया। अब खोज हुई कि हेपेटाइटिस सी का वायरस आया कहाँ से। डॉक्टर का कहना था कि संक्रमित खून से या यूज्ड सीरिंज से वायरस ब्लड में आ जाता है। पता चला कि विवाह से पहले निखिल का एक्सीडेंट हुआ था और खून चढ़ाना पड़ा था। शायद ये वायरस वहीं से आया। लेकिन ये सुनकर निखिल के बड़े भैया भड़क उठे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? खून तो रेड क्रॉस सोसाइटी से मैं खुद लेकर आया था। लेकिन उनकी बात को एक सिरे से खारिज कर दिया गया और सबने मान लिया कि खून से ही वायरस शरीर में आया। सबने मान लिया, पर कुमुद का मन नहीं माना कि 20 साल तक वायरस ने अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाया। वायरस आ तो गया पर निष्क्रिय पड़ा रहा। डॉक्टर का कहना था, ठीक कहते हैं डॉक्टर आप, तभी वायरस ने मुझे नहीं छुआ। ये आपका सौभाग्य है कुमुद जी, वरना ये बीमारी पति से पत्नी और पत्नी से बच्चों में फैलती ही है। कुमुद को लगा डॉक्टर ठीक कह रहा है, सब इस जानलेवा बीमारी से बचे हैं, यही क्या कम है। लेकिन 10 साल पहले निखिल ने अपना खून बड़े भैया के बेटे हार्दिक को दिया था, जो 3 साल पहले ही विदेश गया है, और उसके विदेश जाने से पहले सारे टेस्ट हुए थे। वायरस वहां भी नहीं था। न चाहते हुए भी कुमुद जब भी खाली होती
विचार आकर घेर लेते थे, नए सिरे से विश्लेषण करने लगती। आज अचानक उसके एक चिंतन को नई दिशा मिली। यदि पति पत्नी को यौन संबंधों द्वारा वायरस दे सकता है, तो वो भी किसी से यौन संबंध बनाकर ला सकता है। क्या निखिल भी किसी अन्य से? दिमाग घूम गया था कुमुद का। एक एक बात उसके सामने नाच उठी। बड़े भैया का विश्वास पूर्वक ये कहना कि खून संक्रमित नहीं था, उनके बेटे व उनके सबके टेस्ट नेगेटिव आने, यानी वायरस ब्लड से नहीं आया। ये अभी कुछ दिन पहले ही आया है। निखिल पर उसने अपने से भी ज्यादा विश्वास किया था और उसने उसी से विश्वासघात किया। कुमुद ने फौरन डॉक्टर को फोन मिलाया। डॉक्टर, आपने ये कहकर मेरा टेस्ट कराया था कि हेपेटाइटिस सी मुझे भी हो सकता है और आप 80% अपने विचार से सहमत थे। अब उसी 80% का वास्ता देकर आपसे पूछती हूँ कि यदि एक पति अपनी पत्नी को ये वायरस दे सकता है, तो स्वयं भी अन्य महिला से यौन संबंध बनाकर ये बीमारी ला सकता है। हाँ, ऐसा संभव है कुमुद जी, और इसीलिए 20% मैंने छोड़ दिए थे। कुमुद ने फोन रख दिया। वो तो कटे पेड़ से गिर पड़ी। निखिल, तुमने इतना बड़ा छल क्यों किया? मैं किसी की जूठन को अपने भाल पर सजाए रही। एक पल में ही उसके सारे विचार बदल गए। निखिल के प्रति सहानुभूति और प्यार, घृणा और उपेक्षा में बदल गए। मन हुआ निखिल को इसी हाल में छोड़कर भाग जाए, अपने कर्मों की सजा आप पाए। जिए या मरे, वो क्यों तिल तिल कर जले? जीवन का सारा खेल भावनाओं का खेल है। भावनाएं ही खत्म हो जाएं तो जीवन मरुस्थल बन जाता है। अपना ये मरुस्थली जीवन किसे दिखाए कुमुद? एक चिंगारी सी जली और बुझ गई। निखिल उसे पुकार रहा था, पर कुमुद कहाँ सुन पा रही थी। वो तो दोनों हाथ खुलकर लुटी, निखिल ने भी और भावनाओं ने भी। निखिल के इतने करीब होकर भी कभी उसने अपना मन नहीं खोला। एक बार भी अपनी करनी पर पश्चाताप नहीं हुआ। आखिर निखिल ने कैसे समझ लिया कि कुमुद हमेशा मूर्ख बनी रहेगी, केवल उसी के लिए लुटती रहेगी? आखिर कब तक जवाब देना होगा निखिल को। क्यों किया उसने ऐसा? क्या कमी देखी कुमुद में? क्या कुमुद अब निखिल का साथ छोड़कर अपने लिए कोई और निखिल तलाश ले? निखिल तो अब किसी काम का नहीं रहा। घिन हो आई कुमुद को यह सोचकर कि एक झूठे आदमी को अपना समझ अपने हिस्से की जूठन समेटती आई। उसकी तो तपस्या को ग्रहण लग गया। निखिल को आज उसके सवाल का जवाब देना ही होगा। तुमने ऐसा क्यों किया निखिल? मैं सब जान चुकी हूँ। और निखिल असहाय सा कुमुद को देखने लगा। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।